नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक रहस्यमयी कहानी। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी कहानी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं कहानी की ओर। सबसे काबिल टीम की जरूरत है। उन्होंने एक फाइल धरा की ओर बढ़ाया। डीआईजी, ये केस है शाहिद जवान अधिराज चौधरी की। पिछले महीने हुए मुठभेड़ में वो शाहिद हो गए, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उनके शाहिद होने के ठीक 2 दिन पहले उनके पूरे परिवार को अगवा कर लिया गया। उनका परिवार श्रीनगर और पूंछ के मध्य रहता था। लोकल पुलिस ने कोशिश की जिन्हें तलाशने की, मगर अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब तक उनके परिवार का कोई अता पता नहीं चला है। क्योंकि यहाँ बात शाहिद आर्मी ऑफिसर के परिवार की गुमशुदगी की है, इसलिए ये केस स्पेशली सीबीआई को सौंपा गया है। धरा ने फाइल को पलटकर पढ़ना शुरू किया। उसके पीछे खड़ी उसकी टीम भी उस फाइल को पढ़ रही थी। शाहिद जवान अधिराज चौधरी का पूरा परिवार गुमशुदा था। उनकी बहन कोमल ठाकुर, जीजा जयंत ठाकुर, बीवी सुनंदा चौधरी, बेटा सोहम चौधरी और बेटी सुहाना चौधरी। डीआईजी, सीबीआई डिपार्टमेंट चाहती है कि इस केस को आप हैंडल करें। अगर आप ये केस अपने अंडर लेती हैं तो इसके लिए आपको पूंछ जाना होगा। क्योंकि बात आर्मी से जुड़ी है, इसलिए मेजर साहब चाहते हैं कि आप अपने टीम के साथ आर्मी कैंट में रहें। वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। बॉर्डर के हालात से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन आपकी टीम के सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडियन आर्मी लेती है। ये बहुत रिस्की होगा, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। क्या आप इस केस को हैंडल करने के लिए तैयार हैं? केबिन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मिनी कश्मीर यानी कि पूंछ के आर्मी कैंट में रहना आसान नहीं है। आए दिन हमले होते रहते हैं। ऐसे में इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि जो जाएगा वो जिंदा लौट कर आएगा। कुछ पल की खामोशी के बाद धरा ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, हम तैयार हैं इस केस के लिए। जो जवान अपने देश के लिए अपनी जान देकर शाहिद हो गए, उनके परिवार की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हमारे काम करने का अपना तरीका है। हम आर्मी कैंट में ठहरने को तैयार हैं, मगर अपने काम में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी अपना काम करेगी और सीबीआई अपना। बाकी हमारे साथ कौन जाना चाहता है ये फैसला हम नहीं कर सकते। जिसे अपनी जान से ज्यादा देश से प्यार है, जो अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है, वो चले, वरना डरपोकों की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मूर्ति ने कहा तो सबका ध्यान उस ओर गया। देश के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिस पल इंडियन सीबीआई से जुड़ा था, उसी पल से जिंदगी के लिए मोह त्याग दिया था। आर्मी ऑफिसर के परिवार को अगर हमारी मदद की जरूरत है तो मदद करना हमारा फर्ज है। अगर धरू जा रही है तो किट्टू भी जाएगी। पीछे से धरा के गले में बाहें लपेट कृतिका ने मासूमियत से कहा। उसके बचपने को देख सब हंस पड़े और धरा गर्दन हल्के से पीछे घुमाकर कृतिका को घूरने लगी। कृतिका ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और अटकते हुए बोली, मेरा मतलब है कि धरा तो हम सबकी टीम लीडर है ना, तो मैं भी जाऊंगी अपनी टीम के साथ। और वैसे भी सीबीआई की बेस्ट हैकर के बिना हमारी टीम अधूरी है ना। नीरज भी अपनी किट्टू और अपने देश के लिए जाने को तैयार हो गया और इलेक्स तो जाहिर सी बात है धरा के साथ जाएगा ही। फिर चाहे धरा कश्मीर जाए या फिर आग के दरिये में, उसके पीछे इलेक्स जरूर जाएगा। डीआईजी गुड, मुझे आप सबसे यही उम्मीद थी। ऑफिसर धरा, आप अपनी टीम के साथ निकलने की तैयारी कीजिए। एक और बात, ये रहे ट्रांसफर पेपर्स। आप लोगों का ट्रांसफर पूंछ जिले में किया जा रहा है। मूर्ति, जब हम वहां सीबीआई बनकर जा रहे हैं तो फिर ट्रांसफर की क्या जरूरत? क्या वहां भी हम पुलिसिया पहचान के साथ जाएंगे? धरा, वहां जरूरत है इस वर्दी की। तफ्तीश के लिए हमें लोकल इलाकों में भी जाना होगा। बेशक अपने सीबीआई होने के रुतबे से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर भी अंडरकवर होने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। इसलिए जब हम तफ्तीश करने जाएंगे तब ये वर्दी काफी कारगर साबित होगी।
उसके बाकी टीम मेंबर्स भी इस बात से सहमत थे। कुछ फॉर्मेलिटी और ट्रांसफर पेपर साइन करने के बाद सब वापस अपने अपने केबिन में चले गए। कल तक ही वो लोग उस जगह पोस्टेड थे, इसलिए इस बचे वक्त में उन्हें राका से मिले जानकारी के जरिए पूरे तस्करी गिरोह का खात्मा करना था। तारांकन 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 पूंछ डिस्ट्रिक्ट आर्मी कैंट। मे आई कम इन सर? मेजर साहब के केबिन के दरवाजे को नॉक करते हुए अंबर ने कहा तो मेजर साहब सर हाँ में हिलाते हुए बोले, यस कैप्टन रानावत यू में। अंदर आकर अंबर ने मेजर साहब और उनके पास बैठे ब्रिगेडियर साहब को सैल्यूट कर जय हिंद कहा, जिसके बदले में उन दोनों ने भी जय हिंद कहा। उस केबिन में कैप्टन रणवीर भाटिया, कैप्टन नैतिक पोरवाल, कैप्टन सौरभ गांधी और कैप्टन विजय ठाकुर भी मौजूद थे। उन लोगों ने अपने स्क्वाड लीडर कैप्टन अंबर सिंह रानावत को सैल्यूट किया। मेजर साहब के कहने पर अंबर कुर्सी पर बैठ गया। उसके बदल वाली कुर्सी पर कैप्टन अर्जुन कश्यप बैठे थे, जो कि सारे स्क्वाड के लीडर थे। कैप्टन अंबर सिंह रानावत, हमने यहाँ आपको और आपके स्क्वाड को एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। ब्रिगेडियर साहब ने बात शुरू की, जिसे सब खामोशी से सुनने लगे। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ के हालातों के बारे में आप सब काफी नजदीक से जानते हैं। बॉर्डर के हालात काफी नासाज हैं। कब जंग छिड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। आए दिन कश्मीर की सरजमी कभी बॉम्ब के धमाके झेल रही है तो कभी गोलियों के शोर से कांप उठती है। अंबर, बॉर्डर के हालात तो हमेशा से नासाज रहे हैं सर। हमारे कश्मीर का टुकड़ा पाने के लिए आए दिन दुश्मन देश कोई ना कोई हथकंडे अपनाता है, पर आप आज ये सब क्यों कह रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब, यहाँ के हालातों के बारे में आप सब काफी नजदीक से जानते हैं। बॉर्डर के हालात काफी नासाज हैं। कब जंग छिड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। आए दिन कश्मीर की सरजमी कभी बॉम्ब के धमाके झेल रही है तो कभी गोलियों के शोर से कांप उठती है। अंबर, बॉर्डर के हालात तो हमेशा से नासाज रहे हैं सर। हमारे कश्मीर का टुकड़ा पाने के लिए आए दिन दुश्मन देश कोई ना कोई हथकंडे अपनाता है, पर आप आज ये सब क्यों कह रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब, अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली से फोन आया था, एक स्पेशल टीम यहाँ आने वाली है। अंबर, लेकिन यूं अचानक स्पेशल टीम क्यों? ब्रिगेडियर साहब, आपने शाहिद जवान अधिराज चौधरी के बारे में तो सुना ही होगा। अंबर, जी, काफी जाबांज थे वो। बीते महीने हुए मुठभेड़ में वो हमारे साथ शामिल थे। अपनी जान गंवाकर उन्होंने कई जवानों की जान बचाई है। ब्रिगेडियर साहब, तो आप ये भी जानते ही होंगे कि उनका परिवार लापता है। लोकल पुलिस ने तलाशने की कोशिश की मगर नाकाम रहे, इसलिए ये केस अब सीबीआई को सौंपा गया। उसी केस के सिलसिले में दिल्ली से सीबीआई की एक स्पेशल टीम आ रही है। यूं तो अपनी सुरक्षा के लिए वो लोग काबिल हैं, मगर बॉर्डर के हालातों को देखते हुए हमें उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी इंडियन आर्मी ने ली है और मैं ये जिम्मेदारी को और आपके स्क्वाड को देता हूं। टीम की सेफ्टी की, यहाँ रहने की सारी जिम्मेदारी आपकी और आपके स्क्वाड की होगी। आप उन्हें पूरा सहयोग करेंगे, उन्हें जो कुछ भी मदद चाहिए वो आप करेंगे। अंबर, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है। उनकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी मेरी और मेरे टीम की होगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ब्रिगेडियर साहब, बात आर्मी के मान सम्मान की है। अगर यहाँ उन्हें कोई दिक्कत हुई तो आर्मी के नाम पर काला धब्बा लग जाएगा और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, इसलिए आपसे ज्यादा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अंबर सिंह रानावत अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। ब्रिगेडियर साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। एक बात और, स्पेशल टीम की लीडर अपने तौर तरीकों से काम करना पसंद करती है। वो यहाँ आर्मी कैंट में रहने के लिए इस शर्त पर राजी हुई है कि यहाँ उनके काम के बीच किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं होगी। तो आपको उनकी हिफाजत के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि आर्मी किसी भी तरह से उनके काम के बीच न आए। अंबर ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मेजर साहब ने एक एनवेलोप अंबर की ओर बढ़ाकर कहा, इसमें उन पांचों के बारे में जानकारी है जो आज से तीसरे दिन यहाँ आने वाले हैं। इसमें उस ट्रेन की भी जानकारी है जिसमें वो लोग आएंगे। आप अपनी स्क्वाड के साथ उन्हें रिसीव करने जाएंगे।
अंबर ने एनवेलोप उठाकर रणवीर को थमा दिया और खड़े होकर बोला, मेरे गश्त लगाने का वक्त हो गया है सर, जय हिंद। अंबर ने सैल्यूट किया अपने सीनियर्स को और केबिन से निकलकर ग्राउंड की ओर आया जहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। पास ही दो जवान और थे। अंबर के हेलीकॉप्टर में बैठते ही बाकी दोनों जवान भी बैठ गए और पायलट ने हेलीकॉप्टर चालू की। कुछ ही देर में वो फाइटर हेलीकॉप्टर जमीन से ऊंचा उठ गया और धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगा। अंबर ऊपर से दूरबीन से जरिए पहाड़ी के निचले इलाकों में नजरें गड़ाए बैठा था, मुआयना कर रहा था। जन्नत की वादियां उस ऊंचाई और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। बर्फ से लिपटे पहाड़ ऊपर से देखने पर ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर किसी ने जादू से सफेद चादर बिछा दी हो। उस खूबसूरती को निखारने का काम कर रहा था कोहरा, सफेद कोहरा। ऐसा लग रहा था मानो उसने उन घाटियों को खुद में लपेट लिया हो। फौजी साहब, जन्नत की वादियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं ना? आसमान की ओर देखते हुए अपने फौजी साहब यानी कि अंबर से पूछा। आसमान में झलकता सफेद कोहरा सर्दी के मौसम की गवाही दे रहा था। इस वक्त दोनों एक बगीचे में थे जिसके बीचों बीच मौजूद एक बड़े से बरगद के पेड़ की सबसे मोटी डाल जो थोड़ी कम हाइट पर थी उस पर पैर डाल के दोनों तरफ किए अंबर अंदर बैठा था। वहीं उसके ठीक सामने पैर एक तरफ करके अपनी पीठ अंबर के सीने से लगाए सर पीछे करके अंबर के कंधे पर रखकर धरा बैठी थी। अंबर ने अपनी बाह धरा के पेट और पतली कमर पर लपेट रखी थी। उसके गोरे कंधे पर एक छोटी सी तिल थी जिसे आहिस्ते से चूमकर उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाकर अंबर बोला, हम बहुत ज्यादा खूबसूरत मगर उस जन्नत से ज्यादा खूबसूरत मेरी जाना है। सच तुम्हें पाने के सिवा इस दिल की और हसरत कोई नहीं। दुनिया में हसीन तो बहुत हैं, लेकिन तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। अपनी नजरों का इलाज कराइए फौजी साहब, कहाँ हम और कहाँ जन्नत की वादियां। वो सुर्ख सफेद रंग से लिपटी ख्वाब की तरह है। और धरा ने अपनी गदन हल्के से अंबर की ओर घुमाकर कहा तो उसके गाल पर प्यार से अपनी नाक रगड़ते हुए अंबर ने कहा, और तुम वो हसीन हकीकत हो जिसके सामने ख्वाब की कोई अहमियत नहीं है। मेरी नजर से एक मर्तबा खुद को देखकर तो देखो जाना, इस जहां में तुमसा खूबसूरत और कोई नजर नहीं आएगा। हमारी खूबसूरती नहीं, ये आपके इश्क का रंग है जनाब जो हम पर चढ़कर हमें निखार रहा है। कहते हुए धरा के लबों पर मुस्कुराहट उतर आई जिसे देख अंबर ऐसे खुश हो गया जैसे उसे जन्नत ही मिल गई हो। तुम कहो तो इश्क के इस रंग से सरोवर कर दूं तुम्हें। धरा की नोजी को हल्के से चूमकर अंबर ने कहा तो धरा अपनी कथई आंखों से उसकी काली गहरी नजरों में झांकते हुए बोली, शिक से नक तक आपके इश्क में सरोवर हो चुके हैं हम। अब आलम ये है कि इश्क के इस दरिए में आपके साथ ताउम्र डूबना चाहते हैं। बस कभी हमसे इस दरिए को दूर मत कर दीजिएगा फौजी साहब, वरना आपकी धरा प्यासी ही तड़प तड़प कर मर शश मरने की बातें ना करिए आप मोहतरमा, वरना कहीं मेरी ही जान ना निकल जाए। मैं तो खुद मरते दम तक इस इश्क के दरिए में तुम्हारे साथ बहना चाहता हूँ। बस डर है कहीं तुम तैर कर मुझसे दूर ना चली जाओ। धरा के गुलाबी होंठ पर उंगली रखकर अंबर ने कहा। उसके आंखों में यकाएक एक डर और दर्द उभर आया। धरा ने उसकी उंगलियों को चूमकर अपने लबों पर से हटाया और चेहरा थोड़ा ऊपर कर अंबर की नम हो चली पलकों को चूमकर बोली, जिस दिन आपसे दूर हुए समझ जाइएगा कि जिंदगी हार चुके हैं हम, क्योंकि अंबर के बिना धरा का अब कोई वजूद नहीं है। या तो आपको हम पागल खाने में मिलेंगे या फिर कहीं जिंदा लाश बने दिखेंगे। दोनों ही सूरतों में धरा के दिल से सिर्फ उसका अंबर ही होगा। धरा सिर्फ अंबर की है तो अंबर भी सिर्फ अपनी धरा का है। तुम्हारा पता मेरे दिल में है जाना, मरते दम तक मेरे दिल में सिर्फ मेरी जाना रहेगी। तुम्हारे इश्क में इस कदर बैरागी बन चुका हूँ कि अब बंद आंखों को भी महज तुम्हारा चेहरा नजर आता है। नहीं जानता तुमसे दूर हुआ तो क्या कर बैठूंगा। हाँ, मौत को गले नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरी ये जिंदगी मेरे देश के नाम है, पर जीते जी हर पल हर लम्हा मौत से बदतर होगा, इतना यकीन से कह सकता हूँ। अंबर ने धरा को खुद में भींच लिया था जैसे पूरी दुनिया से दूर अपने सीने में कहीं छिपाना चाहता था। आपका ये इश्क हमें कभी आपसे दूर होने ही नहीं देगा फौजी साहब। धरा तो हमेशा अंबर की ही है।
जैसे पृथ्वी और आकाश को ये फिजाएं जोड़ती हैं, वैसे ही हमें आपसे इस इश्क ने जोड़ रखा है। ये इश्क हमें कभी जुदा होने नहीं देगा फौजी साहब। धरा ने अपने फौजी साहब के आगोश में सिमटे हुए कहा। अंबर ने बिना कुछ कहे बस खामोशी से उसे अपने आगोश में भींचे रखा, जैसे बाहों का वो घेरा हटते ही उसकी जाना उससे दूर, बहुत दूर हो जाएगी, जहां से फिर कभी अपनी जाना को बाहों में भरना तो दूर, वो एक नजर देखने के लिए भी तरस जाएगा। काश तुम्हें उस रोज की तरह हमेशा ही अपने बाहों के घेरे में महफूज रखता, तो शायद आज हम साथ होते। गजल। ना हमारे बीच कभी ये दूरियां आती जिनके सबब से मैं अनजान हूँ, ना तुम्हें बीते सालों में दर्द झेलना पड़ता जिन्हें एक चुभन के तौर पर मैं हमेशा महसूस कर सकता हूँ। कमाल की बात है ना धरा, तुम कहती थी धरा सिर्फ अंबर की है, पर कभी ये क्यों नहीं कहा कि धरा और अंबर कभी जुड़ नहीं सकते। आसमान से जब धरती को देखता हूँ तो लगता है मुझसे खुशनसीब तो ये आसमान है जो कम से कम अपनी पृथ्वी को, अपनी धरा को नजर भर देख तो सकता है, पर मेरा नसीब तो देखो, तुम दिल में हो मगर जिंदगी में नहीं, आंखों में कतरा दर कतरा बसी हो मगर आंखों के सामने नहीं। तुम्हारी यादें जहन को हर पल कभी दर्द से जलाती हैं तो कभी बेइंतहा सुकून पहुंचाती है, मगर ना तुम मेरे पास हो ना मेरी बाहों में। उन खूबसूरत घाटियों को, जन्नत की वादियों को देख अतीत की एक झलक आंखों में उभर कर आई तो दिल ने तड़प कर कहा, जिसके जवाब में अंबर अपनी बेबसी और अपनी किस्मत पर मुस्कुरा कर रह गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में इतना ही, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।